वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा पार्ट बिकॉज इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी विल स्टडी टॉपिक विच इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सवरेबिलिटी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत और पृथ्वीकरण का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स में, मेंस में तो आता ही है और इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। और प्लस बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो इन टॉपिक से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 13 मेनली इस चीज़ से डील करता है। ये जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3, ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। लेकिन इसमें मेनली जो फंडामेंटल राइट से डील करने वाला प्रोविजन है, या जो कह सकते हैं फंडामेंटल राइट से डील करने वाला जो पार्ट है, वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देती है, या फिर इन फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स को बताती है, उनके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। देखते हैं क्या लिखा है। आर्टिकल 12 definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India. इस पूरे पार्ट की बात हो रही है पार्ट 3 में, जहां जहां पे वर्ड स्टेट यूज किया जाएगा, सो उससे क्या कंस्ट्रू किया जाए, उससे क्या मीनिंग आइडेंटिफाई किया जाए। So, the word state includes government and Parliament of India and the government and legislature of each of the states. तो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंटर की बात हो गई। देन द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की। एंड all local or other authorities within the territory of India. जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज, आप जानते हैं 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे कंट्री में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट है। तो स्टेट में क्या इंक्लूड किया जा रहा है? स्टेट विल इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में जो भी अदर लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगी। सो दिस इज अ जनरल डेफिनेशन गिवन टू द फॉर द स्टेट कंसर्निंग टू दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ये बात इंपॉर्टेंटली याद रखिए, जो स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है ये कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं है, ये अपने आप में कोई एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बट इट इज जस्ट अ डेफिनेशन फॉर दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन विल नॉट अप्लाई टू द अदर एक्ट्स और अदर डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 3 या पार्ट 3 जिसे हम कहें, उससे रिलेटेड ही ये डेफिनेशन यूज की जाएगी। तो अब याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाए स्टेट में क्या इंक्लूड है, तो स्टेट विल इंक्लूड पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज। अब आता है सेक्शन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करता है लॉज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो सेम ना हो, सिमिलर ना हो। कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सेम एंड सिमिलर, और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है जो अलग हैं, बदले हुए हैं। So laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. कोई भी ऐसे कानून, कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स से या तो अलग है, उनसे बदले हुए हैं, या फिर उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, उनसे पूरी तरह से वायोलेटिव है। तो ऐसे लॉज, ऐसे ऑर्डिनेंसेस, इन विधि का क्या, इन कानूनों का क्या रोल रहेगा, या फिर उनका क्या स्टेटस रहेगा।
उससे डील करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में टोटल 4 क्लॉजेज, सॉरी, आर्टिकल 13 में टोटल 3 क्लॉजेज हैं, एंड ईच एंड एवरी क्लॉज कंप्राइज ऑफ इट्स डीप मीनिंग. Let's see what is given here. Clause number first. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution. इस संविधान के ठीक बनने से पहले तक, यानी कि इस संविधान के लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले तक जो भी कानून, जो भी विधियां, जो भी लॉज इंडिया में की टेरिटरी में एप्लीकेबल थे, एनफोर्स्ड थे, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, तो उस हद तक जहां तक कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट से, यानी कि फंडामेंटल राइट से अलग हैं, इनकंसिस्टेंट, अलग हैं, shall to the extent of such inconsistency be void. तो मैंने टोटल 4 पार्ट्स में इस क्लॉज को डिवाइड किया है. सबसे पहली बात, कोई भी ऐसे लॉज जो कि इमीडिएटली बिफोर दिस कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात, इमीडिएटली बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट की बात नहीं है. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट किससे, जो लॉज इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, विद द फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कोई भी कानून, ऐसे कोई भी विधियां, ऐसे कोई भी लॉज, ऐसे कोई भी ऑर्डिनेंसेस, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इनकंसिस्टेंट हैं विद फंडामेंटल राइट्स. कौन से वाले लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की बात हो रही है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, शैल टू द एक्सटेंट, तो उस हद तक जहां तक कि वो इनकंसिस्टेंट हैं. शैल यूज किया, यानी कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये करना ही होगा. शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, तो वो वॉइड माने जाएंगे, उन्हें पूरी तरह से समाप्त माना जाएगा. क्या पूरा का पूरा लॉ? नहीं, जहां तक वो इनकंसिस्टेंट है, जितने लॉ या जितना पार्ट ऑफ दैट लॉ इनकंसिस्टेंट है, उस एक्सटेंट तक उन लॉज को क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा. ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ फेमस डॉक्ट्रिन, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सवरेबिलिटी. बड़ा लिख देते हैं इसको थोड़ा. डॉक्ट्रिन ऑफ सवरेबिलिटी या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेट कर दिया जा रहा है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ सवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कानून का वो भाग, दैट पार्ट ऑफ द लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट टू द फंडामेंटल राइट्स, उसे हमने क्या किया, उसे हमने अलग कर दिया. और ये बात कहाँ लिखी है? दिस डॉक्ट्रिन हैव बीन एनश्राइंड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 1. आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये बात लिखी हुई है कि ब्रिटिश इंडिया में जो भी ऐसे लॉज थे जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से डेरोगेटिव हैं, इनकंसिस्टेंट हैं,
सो टू द एक्सटेंट ऑफ दिस दैट इनकंसिस्टेंसी, पूरा का पूरा नहीं, उस इनकंसिस्टेंसी तक वाले लॉ को हम क्या कर देंगे, हम पृथक कर देंगे, उसे सेपरेट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। आगे देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। अब यहाँ पे स्टेट का क्या मीनिंग है, आर्टिकल 12 को जाके देखिए कि स्टेट का क्या मीनिंग है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, यानी स्टेट में गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए हमने आर्टिकल 12 को सबसे पहले पढ़ लिया था कि स्टेट का क्या मीनिंग रहेगा। तो क्योंकि इस पूरे के पूरे पार्ट में जगह जगह पे स्टेट का वर्ड का यूज किया जाएगा। सो द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, ठीक है, नहीं बनाएंगे कोई लॉ, which takes away or abridges the rights conferred by this part। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में दिए गए किसी भी राइट्स को एब्रिज करता हो, टेक अवे करता हो, उसे छीन लेता हो, उससे वंचित कर देता हो। ठीक है, एंड एनी लॉ, अब मान लीजिए बना देता है तो एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के कॉन्ट्रावेंशन में, इस क्लॉज के को वायोलेट करते हुए अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। तो अगर ऐसा कोई लॉ फिर भी बना दिया जाता है तो उस कॉन्ट्रावेंशन की लिमिट तक वो लॉ क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अगेन बात हो रही है शैल, किसी तरह का कोई डिस्क्रिशन नहीं है, इट हैज टू बी कंस्ट्रूड टू बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट कॉन्ट्रावेंशन। क्या बोल रहा है क्लॉज 2, क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट जब भी कभी लॉ बनाएगा, अब स्टेट लॉ कब बनाएगा, ऑब्वियसली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लॉज 1 बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जो लॉज एप्लीकेबल थे, उन सभी में से जो लॉज इस पार्ट के यानी कि फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा, वॉइड माना जाएगा। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि स्टेट कभी भी अब कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि किसी भी हमारे इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट एब्रिज करे या फिर उसका फंडामेंटल राइट टेक अवे करे। फंडामेंटल राइट से या तो उसको वंचित कर दे या फिर फंडामेंटल राइट्स को उसके छीन ले, ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना जाएगा। और अगर ऐसा बनाया जाता है तो एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन टू दिस क्लॉज, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के कॉन्ट्रावेंशन में बनाया गया कोई भी ऐसा जो लॉ होगा वो उस हद तक वॉइड माना जाएगा जिस हद तक वो कॉन्ट्रावेंट करता है, जिस हद तक वो राइट्स को एब्रिज कर रहा है, जिस हद तक वो राइट्स को टेक अवे कर रहा है। टू दैट एक्सटेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, ये था हमारा क्लॉज 2 जिसे हम जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के नाम से। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के नाम से हम जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स किस में इस पर डिफाइन किया है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में इसे डिफाइन किया गया है। क्या मीनिंग है, यानी कोई भी लॉ ऐसा अगर बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स से कॉन्ट्रावेंशन में है, उसके अगेंस्ट में है, तो उस हद तक जहाँ तक कि वो उसके अगेंस्ट में है वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक परछाई आ जाएगी, उसके ऊपर एक शेडो आ जाएगी। किसकी शेडो आ जाएगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की शेडो आ जाएगी और उस हद तक वो लॉ नजर ही नहीं आएगा, यानी कि वॉइड माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब देखिए इसका जो ये क्लॉज 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, क्योंकि ये आर्टिकल मेनली डील किस चीज से कर रहा है, इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज किया गया है इंपॉर्टेंटली और वो वर्ड है
एनी लॉ, ऑल लॉ, है ना, यहाँ पे कहा था ऑल लॉज इन फोर्स बिफोर कमेंसमेंट, और यहाँ पे कहा है एनी लॉ विल नॉट बी मेड। तो ये लॉ का क्या मीनिंग है, किस चीज को आप लॉ कहेंगे, विधि किस चीज को कहा जाएगा। सो व्हाट डज लॉ मीन। सो उसके लिए हमारा क्लॉज 3 आता है। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, लॉ इंक्लूड्स, लॉ में क्या क्या इंक्लूड करना है, एनी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। तो ये सारे वर्ड्स आपको अपने माइंड में सेट कर देने हैं, बिल्कुल प्रिंट कर देने हैं, बिकॉज इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन जरूर से बनता है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। सो लॉ विल इंक्लूड ऑर्डिनेंसेस, orders, bylaws, rules, regulations, notifications, customs and usages। ये सारी चीजें लॉ में कवर की जाएंगी। ये आपको बहुत अच्छी तरह से 5-7 बार पढ़ लेना इन सभी टर्म्स को। पार्ट बी इसका क्या कहता है, लॉज इन फोर्स का क्या मीनिंग है। लॉज इन फोर्स includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before commencement of this constitution। क्यों ऐसा लिखा है बिफोर द कमेंसमेंट, क्योंकि ये बात कर रहा है लॉज इन फोर्स की, और लॉज इन फोर्स वर्ड कहाँ पे यूज किया गया है, द वर्ड लॉज इन फोर्स यूज किया गया है बिफोर द कमेंसमेंट के लिए। देखिए नहीं, यहाँ नहीं, ये लॉज इन फोर्स आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में वर्ड लिखा है ऑल लॉज इन फोर्स, और आर्टिकल 13 क्लॉज 1 किससे डील कर रहा है, इट डील्स विद द लॉज इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट। इसलिए यहाँ पे पार्ट बी में बताया कि लॉज इन फोर्स का क्या मीनिंग होगा, लॉज इन फोर्स शैल मीन ऑल लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर or other competent authorities in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed। और जिनको पहले रिपील ना किया गया हो, ये भी बात है, क्योंकि अगर रिपील कर दिया होगा तब तो फिर वो इनफोर्स नहीं रह जाता ना। लॉज इनफोर्स का मतलब है जिनको पहले बनाया गया है और रिपील नहीं किया गया है। notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। तो बस ये बात ध्यान रखते हुए कि उसमें से अगर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं रहा है या फोर्स में नहीं था तो फिर उसको चीज में नहीं लेना है। इन फोर्स यानी कि जिसको बनाया गया और जिसे रिपील नहीं किया गया और जिसके ऊपर कहीं किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ऐसे लॉज की बात हो रही है। तो ऐसे लॉज को फंडामेंटल राइट से अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है, फंडामेंटल राइट्स को अगर इनकंसिस्टेंट है, तो उन्हें क्या समझा जाएगा, उन्हें वॉइड समझा जाएगा। पार्ट 2 कहता है, क्लॉज 2 कहता है कोई भी ऐसा लॉ गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, कोई भी ऐसा लॉ स्टेट नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करे, टेक अवे करे। और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है, सो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन दैट लॉ विल बी वॉइड। इसका एक बहुत कुछ फेमस केस लॉज हैं, एक तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे फेमस और लीडिंग केस लॉज हैं। शंकरी प्रसाद का एक केस है, A.K. गोपालन का एक केस है। ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और पूरी तरह से जिसमें इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इन केस लॉज को भी हम देखेंगे एक सेपरेट क्लास करके, जिसमें एक एक क्लास में हम एक एक दो केसेस को डिस्कस करेंगे और उनका मैं पूरा केस हिस्ट्री आपको इस तरह से बताना चाहूँगा जिससे कि आपके माइंड में वो केस हमेशा के लिए सेट हो जाए। तो ये था हमारा आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। इसका एक क्लॉज 4 भी है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये बड़ी अच्छी बात है, हालांकि ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
एक मिनट रुकें, आप इसको कहाँ लाए थे? हाँ 71 एग्जैक्टली। 73 में तो नहीं था, 51 ठीक है। ये जो क्लॉज 4 लिखा हुआ है ना, इसको देखें आप क्या लिखा है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 13 में जो बात कही गई ना कि ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी गवर्नमेंट एंड ऑल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अमेंडमेंट पे ये बात अप्लाई नहीं होगी। यानी कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात, अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अगर संशोधन किया जाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। मेड अंडर आर्टिकल 368, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 368 डील करता है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर 368 में किया जाता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा, या इस आर्टिकल 13 की कोई भी बात अप्लाई नहीं होगी। ये 1971 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ऐड किया गया था, 1971 के अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और साफ साफ ये एक तरह की बात ऐसी बता रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में अगर कोई भी अमेंडमेंट हम करते हैं तो वो कर सकते हैं, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को डायरोगेट करते हों, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रावेन करते हों, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करते हों, टेक अवे करते हों। लेकिन अगर उसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है तो कर सकते हैं। ये 1971 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सही है बात? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, और वहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है ऑफ द जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे तो अगर ये बात एप्लीकेबल हो जाती कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करें और उस अमेंडमेंट के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को आप वायोलेट कर सकते हैं, डेरोगेट कर सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं, एब्रिज कर सकते हैं। तो जब ये अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद में केशवानंद भारती का जो केस था, केशवानंद भारती के केस में फाइनल जजमेंट जो पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पे इस क्लॉज के लिए साफ साफ गाइडलाइंस दे दी कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का में कुछ भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, ये बात कह दिया गया था, ये बात कह दी गई थी 1971 में ऐड करके ये क्लॉज कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे। फिर केशवानंद भारती के लैंडमार्क जजमेंट में ये क्या जजमेंट आया था कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे, उसे लीगल नहीं माना जाएगा। और हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही केशवानंद भारती का जजमेंट आया, उसके बाद में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 13 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये पूरी तरह से खत्म हो गया। लिखा हुआ आज भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कैसे खत्म हुई। 1971 में ये ऐड किया गया था क्लॉज, और 1976 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा लॉ किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स क्या वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये क्लॉज 4 जो था उसके बाद में पूरी तरह से खत्म हो गया, और इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई उस जजमेंट के बाद से। ये थी हमारी आज की क्लास। आर्टिकल 12 और 13 को मैंने डिस्कस किया। मैं फिर से बता दूं, आर्टिकल 12 और 13 से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उनमें इनका बहुत सारा लिंकेज दिया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, और इंटरव्यूज़ में भी इन्हें पूछा जाता है। तो इससे आप दोबारा से
पढ़ें, अच्छी तरह से तैयार करें, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन को डाउट होता है तो मेरे साथ डिस्कस करें. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड.